दोस्तों 12th क्लास का भूगोल का पेपर देख रहे हैं। ये पता नहीं किस ज़िले में हुआ है, जिस स्टूडेंट ने भेजा है उसने ज़िला नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको 29 प्रश्न है और 29 के 29 प्रश्नों के उत्तर इसमें बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन बनाया गया है इसको बहुत डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में निम्न में से किसने लिखी थी? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, अथवा भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी कि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। तो इसमें जो है सही ऑप्शन आपको सभी को पता है, केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो वो है डॉक्टर महमूद उल हक की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ठीक है, इसमें भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और सभी के आंसर्स हमने बनाए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो जो व्यापार होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे, पीटर्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लौह इस्पात के लिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो इसमें आपका लिग्नाइट जो है लौह अयस्क की किस्म नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? तो अभ्रक जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में। उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सभी को पता है सऊदी अरब में तेल का भंडार पाया जाता है। वहाँ पानी नहीं है, तेल ही तेल है, जहाँ खोदो वहाँ तेल। यहाँ पे आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल का क्षेत्र मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, मानव कार्यकुशलता आदि पर पर्यावरण के भौतिक तत्वों के प्रभाव का तक विस्तृत है। ठीक है, जीन ब्रून्स के अनुसार मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में भौगोलिक तथ्यों के साथ भागीदारी कर विभिन्न क्रियाओं में संलग्न रहता है। मनुष्य की इन समस्त गतिविधियों को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिख देते हैं जीन वाला, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। इसी का अथवा पाठ जो है, जीन ब्रूस द्वारा बनाए गए मानव भूगोल के 6 प्रकार के आवश्यक तथ्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसी का अथवा पाठ है, अगर हम बोल सकते हैं, मानव भूगोल की विषय वस्तु का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आपके मानव भूगोल में निवास है, ठीक है, कृषि है, वनस्पति व जीवों का विनाश है, परिवहन है, पशुचारण है और खनिज पदार्थ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था, ट्रक कृषि यानी फसलों एवं सब्जियों की खेती तथा बागवानी कृषि में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे ट्रक कृषि है और बागवानी है, दोनों में आमने सामने अंतर लिखा है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारा सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो फटाफट हम देखेंगे। अथवा पाठ भी नहीं छोड़ा गया है। अथवा पाठ है, जीवी कोपार्जी या निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं? तो वह कृषि जो जीवन को केवल जीवन निर्वाह के लिए किया जाए, मात्र जीवन का भरण पोषण के लिए किया जाए, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये तो आपको सभी को पता है। इसके बाद में 13 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, मानव क्रियाकलापों के 4 प्रमुख वर्गों को बताना है। इसी का अथवा पाठ है, संसार में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन करिए। यानी कि दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ जो है आपका आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, विभिन्न प्रकार के कृषि के नाम आपको बताने हैं। तो आत्मनिर्वाह कृषि होती है, झूम कृषि होती है, गहन कृषि होती है, रोपण होती है, शुष्क तथा आर्द्र कृषि होती है। उसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा, भारत की 3 कृषि ऋतुओं के नाम दें, साथ ही उन ऋतुओं में उपजाई जाने वाली फसलों को लिखें। तो इसमें आप 3 ऋतुओं को, आपका रबी, खरीफ और जायद की 3 ऋतुओं की फसल होती है और उनके नाम इनके सामने लिखे गए हैं, आप इनको याद कर लेना। अथवा पाठ में पूछा गया, स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना इसको करना है आपको। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, आराम से आप इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव विकास को परिभाषित करना है आपको। तो मानव विकास को परिभाषित यहाँ पे कर दिया गया है। इसी का अथवा पाठ जो है, साक्षरता से क्या अभिप्राय समझते हैं या क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर इसके अथवा पार्ट में है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के दो उदाहरण बताना है। तो एक तो सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें कच्चा माल उपयोग होता है, और लोह और इस्पात वाला भी कच्चा माल उपयोग होता है, तभी जाके लोहे के आइटम बनते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर क्यों है, ये आपको बताना है। उसके बाद में 18 इसके आंसर लिखे गए हैं, आंसर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर सामने है। 18 नंबर है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, उदाहरण दें। तो यहाँ पर जो है वो ऊर्जा स्रोत जो जीवाश्म संसाधन परंपरागत स्रोत माने जाते हैं, किंतु विविध प्रणाली प्रक्रिया एवं तकनीकों द्वारा गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने को ही हम अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे उसके बाद में प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो आपके पवन, ज्वारीय, सौर, गोबर गैस और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आयात व निर्यात में अंतर बताइए, ये व्यापार संतुलन कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर यहाँ तक है, आपका कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा लिखा गया है, यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी का अथवा पार्ट में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या समझते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर आंसर आपको दे दिया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया हमारे देश में सिंचाई के लिए जल की अत्यधिक मांग क्यों है, किन्हीं 3 कारणों का वर्णन आपको करना है। अथवा में है इसी का पार्ट मतलब यही है सेम, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, यानी कि दोनों तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आंसर जो है लिखा गया है। सबसे पहले आंसर आप इस निम्नलिखित जो है सिंचाई के कारण है, इसमें 5 आपको दिख रहे हैं ऑन स्क्रीन, इसको पहले आप पढ़ लें और याद कर सकते हैं। इसका आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 22 नंबर चाय के लिए 4 अनुकूलित भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, संसार तथा भारत के प्रमुख चाय उत्पादक प्रदेशों के नाम भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक जो आवश्यकताएं हैं उनको आप बताएंगे लाइन वाइज, पॉइंट वाइज, टेम्परेचर वगैरह और आर्द्रता और जितनी भी आपको वर्षा चाहिए, तापमान क्या चाहिए, सभी पॉइंट वाइज लिखेंगे। उसके बाद में संसार के प्रमुख चाय उत्पादक देश जो हैं उनके नाम लिख देंगे, जिसमें चीन है, जापान है, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कीनिया, अर्जेंटीना आदि। और भारत में चाय उत्पादक का वितरण जो है इस तरह से आप लिख देंगे, असम में है, तमिलनाडु, केरल में है, इन सभी को आप इसमें दिखा देंगे। पूरा समझ में आ गया आपको आंसर। अथवा पार्ट में है चावल की कृषि के लिए 4 अनुकूलित भौगोलिक भौतिक दशाओं का वर्णन करना है, विश्व एवं भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। अथवा में इसी टाइप का क्वेश्चन अगर बोलता है इतना लंबा ना करके, तो संसार में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन आपको करना है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो है उत्तर आपका हो जाएगा धान के पौधे के कितनी डिग्री मतलब वही टेम्परेचर, वर्षा कितनी ज़रूरत है, पहले ये लिखना है आपको। तो इनके पॉइंट्स बना देंगे, पॉइंट बना के लिख दोगे। और विश्व में चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनको बता सकते हो, जो कि एशिया में है, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में है, उसके बाद पश्चिमी यूरोप में है, अफ्रीका में है, ये सारे बता दोगे। और भारत में चावल के उपज के प्रमुख क्षेत्र जो है आप बता सकते हो, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हैं, गंगा के मैदान, डेल्टा प्रदेश हैं, पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार हैं, पश्चिमी तटीय मैदान आदि हैं। और भारत में चावल उत्पादक संघ राज्य की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जो हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। परिवहन से क्या तात्पर्य है, इससे किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, अथवा यह पूछ सकता है आपसे ये परिवहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों तरह से ये आंसर आपके सामने है, इस आंसर को आप लिख देंगे। 23 नंबर तक के प्रश्न आपके सामने हैं। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें चलवासी तथा व्यापारिक पशु चलन में अंतर आपको बताना है। तो इसमें आपसे अंतर दोनों का आमने सामने लिखा है, 1, 2 और 3, 4 और 5 अंतर हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर को पॉज करके देख लेना। इसके अथवा पार्ट में जो है भारत में कितनी फसल ऋतुएं हैं और फसल ऋतुओं की अवधि बताइए, और विभिन्न ऋतुओं में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है ये बताना है। तो सभी को पता है खरीफ, रबी और जायद की फसल जो है हमारे भारत में होती है, और सभी के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है। इसके आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट करना है। तो इस तरह से आप सारे के कारकों को पॉइंट वाइज लिख देंगे तो आसानी होगी याद करने में और लिखने में भी और एग्जामिनर के समझने में भी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 26 नंबर पूछा गया है, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो भौतिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक और राजनीतिक सारे कारक प्रभावित करते हैं और सभी कारकों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे। पहला जो है आपका भौतिक कारक के बारे में, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा आर्थिक और चौथा राजनीतिक कारक के बारे में। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, इसी के अथवा पार्ट में अगर आया है जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करनी है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है। तो दोनों का आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, यानी कि दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आप देख सकते हैं। पढ़ लीजिए, आराम से समझ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा बताऊंगा बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 29 क्वेश्चनों के आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना आपको करनी है। तो इसमें आप पार्ट वाइज कर देंगे। एक तो अत्याधुनिक कम घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा कम घनत्व वाले क्षेत्र, एक मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र और एक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा समझा देंगे, आपका कार्यक्रम यही हो जाएगा। तो इनको आपको इसी तरह से लिखना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उच्च से उच्चतम वाला भी एक पार्ट रहेगा, उसको भी करना है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के लिए 4 अनुकूलित भौगोलिक दशाओं का वर्णन, संसार एवं भारत के 4 प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेशों के नाम। अथवा में इसी पार्ट को इस तरह से पूछा जाता है, विश्व एवं भारत में गेहूं उत्पादक एवं वितरण की व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले तापमान, वर्षा, मिट्टी, अन्य जो चीज़ें हैं उनको बता देंगे। गेहूं की उपज हेतु विश्व में प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनके नाम बता देंगे, जिसमें अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और भारत, यूरोप सब शामिल है। इनके बारे में हम इसमें लिख देंगे। अर्जेंटीना, फ्रांस वगैरह, रूस, चीन वगैरह सब इसमें आते हैं। इसके बाद में भारत में उपजाऊ जो क्षेत्र हैं इसके गेहूं के, उनके नाम हम बता देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सबसे प्रथम स्थान में आता है। इसके बाद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि सारे आते हैं। अथवा में जो पार्ट पूछा गया है, आयु पिरामिड के 3 प्रकारों का नाम लिखें एवं उनका अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो है पहला जो है आपका विस्तारित जनसंख्या पिरामिड है। इसके बाद में स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा हसमान जनसंख्या पिरामिड है। और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में 28 नंबर है, भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा विवरण देना है और इसके संदर्भ में जो जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। टिप्पणी लिखनी है तो टिप्पणी अपनी मर्जी से लिखना है। ये पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के अनुसार जो है कार्यक्रम चलाए गए हैं। और इसके आगे रोजगार सृजन के लिए जो निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए हैं वो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी का अथवा जो पार्ट है इसको पूछा गया है, भारत के विदेश व्यापार के प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसमें आप विशेषताएं यानी लक्षण को हम स्पष्ट करेंगे। तो अधिकांश व्यापार समुद्र द्वारा होता है, आयात निर्यात में व्यापक वृद्धि है, व्यापार का प्रतिकूल संतुलन है और चुनिंदा पतनों से व्यापार जो है होता है। इस पतनों मतलब जो बंदरगाह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। 4 पॉइंट तो आपने देख लिए, 4 पॉइंट ये हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद में विश्वव्यापी व्यापार है, प्रोजेक्ट निर्यात है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का निर्यात, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देंगे इस क्वेश्चन में। अब आते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट है, मानचित्र वाला। दिए गए मानचित्र में आपको बताना है पनामा नहर, न्यूयॉर्क में मियामी, केपटाउन, डरबन और सीपीसी जलमार्ग, सेंट लॉरेंस जलमार्ग और पराग्वे जलमार्ग, राइन जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, कोलंबो, मलेशिया, हांगकांग, संघाई। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं ताकि बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर सके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जो है विश्व का मानचित्र है और सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप आराम से पूरा का पूरा वीडियो समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हर जगह पे पॉइंट वाइज जो जो पूछा गया है सब कुछ इसमें लिख दिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को देख करके समझ में आया होगा, कुछ मज़ा भी आया होगा, क्योंकि फुल सोल्यूशन मिला आपको। और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं ज़्यादातर सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, समय अनुसार जैसा समय मिलता है वैसे ही कर देते हैं। तो ये है आपका फुल सोल्यूशन। आप भी अपने ज़िले का पेपर भेजना चाहते हैं तो 84690222
568 पर आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। फ़ोटो साफ भेजें या पीडीएफ बना के भेजें, सॉल्यूशन बना दिया जाएगा। आपके 2022 के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवाया जा रहा है। बने रहिए इस चैनल के साथ में। हाफ ईयरली एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे आपको मॉडल पेपर मिलने चालू हो जाएंगे। वैसे मैंने 2 आपके विशेषतर मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए थे जो कि कोर थे, हिंदी और इंग्लिश के। उसके अलावा अभी आपके सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, सारे विषय, हिंदी और आपका साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ब्रांचेस के सारे मॉडल पेपर्स मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके लिए आपको तनिक भी आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। बस बने रहिए इस चैनल के साथ, शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि कभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाले जा सकते हैं और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं और आपने चैनल पे कभी भी विजिट किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। हैव ए गुड डे।